हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल के मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी और इस थ्योरी के अंतर्गत हमने काफ़ी चैप्टरों को आपके साथ में डिस्कस किया है। उसकी हमने कंप्लीट थ्योरी को कवर किया है जो कि हमारे चैनल पर है। हमारे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, उनको जाकर देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि फ्री का कंटेंट, पेड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट का लोग लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने 2 क्लासें आपको अपलोड कर चुके थे जो कि कल की छोटी क्लास थी थोड़ी सी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, तो हमने अभी तक मरुस्थल से संबंधित कुछ नॉर्मल चीज़ें देखी थी कि मरुस्थल भारत के अंतर्गत कितना है, पाकिस्तान के अंतर्गत कितना है, पाकिस्तान के अंतर्गत नाम चौलिस्तान है उसका नाम। इसके अलावा भारत के अंतर्गत कितने राज्यों में होकर के विस्तार है उसका, 4 राज्यों में होकर के विस्तार है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मरुस्थल है वो किसके अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत। अपन बात करें 85% के अनुसार तो 58% हो जाएगा, और भारत के अंतर्गत टोटल मरुस्थल है उसमें से 62% है जो राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंतर्गत 38% मरुस्थल है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत। अब पढ़ने वाले हैं स्पेशल राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जानकारी, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि अपन के अंतर्गत राजस्थान का जो मरुस्थल है वही आता है, क्योंकि हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत जो मरुस्थल है उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी थी जो आपको बता दी हमने, वो लोग वो चीज़ें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राजस्थान का राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले बात करते हैं जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है। इसको अपन ने देख लिया था, थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल करते हैं। अपन बात करें किसकी दिशा की, किसकी बात करें? दिशा की बात करें तो यह है राजस्थान की किस दिशा के अंतर्गत स्थित है थार का मरुस्थल? तो यह हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी दिशा में। किस में हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी दिशा में हो जाएगा। तो जो थार का मरुस्थल है उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। तो उत्तरी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है कौन सा? थार का मरुस्थल। ठीक है, थार के मरुस्थल से संबंधित अन्य जानकारी और देखते हैं कि जो थार का मरुस्थल है ये टर्सरी कालीन है, निर्माण काल में आपको बता दिया था। लेकिन अपन बात करें राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल का विस्तार कितना है, क्या हो जाएगा? विस्तार। तो मरुस्थल का विस्तार है वह हो जाएगा अपन का टोटल मरुस्थल वैसे राजस्थान के अंतर्गत कितना है, और इसका लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, वो चीज़ें देख लेते हैं। तो अपन बात करें विस्तार की मरुस्थल की तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल के अलावा अपन बात करेंगे इसकी लंबाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लंबाई की बात करेंगे। लंबाई के अलावा अपन बात करेंगे इसकी चौड़ाई की। किसकी बात करेंगे? चौड़ाई की बात करेंगे। और चौड़ाई के अलावा अपन बात करने वाले हैं ऊंचाई की। किसकी बात करने वाले हैं? ऊंचाई की बात करने। इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल से तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 किलोमीटर। ठीक है, अपन बात करें इसकी लंबाई की मरुस्थल की तो मरुस्थल की लंबाई है 640 किलोमीटर। ठीक है, 640 किलोमीटर में लिखेंगे और चौड़ाई भी किलोमीटर में लिखेंगे, लेकिन अपन बात करें क्षेत्रफल की तो वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, तो अपन बात करें क्षेत्रफल की तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, और लंबाई की बात करें तो 1,40,000 किलोमीटर हो जाएगा। लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 640 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई रहने वाली है कितनी? 300 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगी। चौड़ाई 300 किलोमीटर हो जाएगी। अपन बात करें ऊंचाई की तो ऊंचाई की चौड़ाई ऊंचाई रहने वाली है 200 से लेकर के 300।
कितनी रहने वाली है? 200 से लेकर के 300 मीटर, ये मीटर रहने वाली है, किलोमीटर नहीं होगी। ऊंचाई क्या होती है? मीटर में नापते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के मरुस्थल की ऊंचाई की, तो ऊंचाई रहने वाली है 200 से लेकर 300 मीटर। ठीक है, आपको इस प्रकार से आंकड़े देगा, 200 से लेकर 300, 250 से लेकर 500, ऐसा करके आंकड़े देगा इसका। 100 से लेकर 200, 150 से लेकर 250, इस प्रकार से आंकड़े देगा आपको। तो 200 से लेकर 300 मीटर होती है। अपन बात करें एवरेज की, एवरेज ऊंचाई, तो एवरेज ऊंचाई की बात करें तो अब लगभग एवरेज की बात करें तो उसके अंदर कितनी रहने वाली है? 250 मीटर रहने वाली है। ठीक है, तो 250 मीटर एवरेज की बात करें तो 250 मीटर, और अपन आंकड़ों में दे तो 200 से लेकर 300 मीटर होती है। चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर होती है, और लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर, और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं किस चीज़ के बारे में, तो वो देखते हैं मरुस्थल का ढाल। जो राजस्थान का जो मरुस्थल है, तो इस मरुस्थल का ढाल, मरुस्थल का, तो मरुस्थल का ढाल है, जो ढलान है मरुस्थल का, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है, वो भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए मरुस्थल का ढाल। और मरुस्थल के ढाल के अंतर्गत अपन बात करें सबसे पहले दिशा के अनुसार, तो अपन देखते हैं, अब हम चर्चा करते हैं मरुस्थल के ढाल के बारे में। किसके बारे में करेंगे? मरुस्थल के ढाल के बारे में बात करते हैं। तो अपन पहले देखते हैं इंडिया से संबंधित, माना कि ये अपन की क्या है? कंट्री भारत है। क्या है? ये भारत है। और भारत के अंतर्गत इस एरिया में क्या है अपन का? राजस्थान है। तो राजस्थान किधर है अपन का? भारत के अंतर्गत। तो भारत के अंतर्गत अपन का ये क्या है? राजस्थान है। राजस्थान है, और इधर की साइड में ये है पंजाब हरियाणा। तो अपन की मरुस्थल है, तो मरुस्थल इस प्रकार से है, जिधर पंजाब हरियाणा और गुजरात, तीनों राज्य तो ये है, और चौथा हो जाएगा अपन का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान रहने वाला है। अपन भारत के सापेक्ष में ढाल देख रहे हैं मरुस्थल का, तो अपन का ये इस प्रकार से हो जाएगा कुछ। ठीक है, अपन यूँ बात करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो अपन के बात करें तो मरुस्थल के ढाल की, तो मरुस्थल का ढाल है इंडिया के अंतर्गत इस प्रकार से रहने वाला है। किस प्रकार से रहने वाला है? जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से इसका इंडिया के अंतर्गत ढाल रहने वाला है। ठीक है, जो भी कौन कौन सी दिशा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगी सबसे पहले इधर वाली दिशा हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर। कौन सी हो जाएगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात करें तो इधर की अपन को देखते हैं कि इसका विस्तार है, तो उत्तर और पूरब किधर से होने वाला है? मरुस्थल के विस्तार की अपन बात करें तो उसका विस्तार किधर से किधर होने वाला है? तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्व से, और किधर रहने वाला है? दक्षिण और पश्चिम की ओर। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका विस्तार रहने वाला है। भारत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन, मरुस्थल के इस विस्तार की भारत के अकॉर्डिंग जो रहने वाला है, वो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रहने वाला। किस दिशा में रहने वाला? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में। आप बात करोगे कि जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया के अंतर्गत आप देखोगे कि इधर है राजस्थान, तो आप बोलेगे कि ये तो सर राजस्थान उत्तर पश्चिम में आता है, राजस्थान उत्तर पश्चिम में आता है, लेकिन अपन यूँ बात करें इधर इस प्रकार से, यूँ, तो इस प्रकार से दिशा होती है। चार टुकड़े करें अपन, तो इस प्रकार से अपन जब दिशाओं को ज्ञात करते हैं, तो उत्तर आता ऊपर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो इस अकॉर्डिंग बात करें तो इसका विस्तार इधर से इधर होता है। क्या है? उत्तर और पूरब के बीच से होकर के दक्षिण पश्चिम के बीच तक इसका क्या होता है? इधर की साइड में दिशा होती है। इस प्रकार से इसका क्या होता है? ढलान होता है। क्या होता है? ढलान होता है। तो ढलान किस प्रकार से रहने वाला है? उत्तर पूरब से लेके दक्षिण पश्चिम की ओर क्या रहने वाला है? इसका ढाल रहने वाला है। इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तब अपन बात करें हैं राजस्थान के अनुसार, किसके अनुसार बात करें? राजस्थान के अनुसार। तो राजस्थान के मरुस्थल का जो ढाल है, वो पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, तो अपन राजस्थान के मरुस्थल की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल है, वो किस प्रकार से रहने वाला है? ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? अरावली। क्या है? ये अरावली है। तो इधर की साइड में मरुस्थल है। तो मरुस्थल की जो ढाल है, ऊपर की साइड से बात करें तो इधर की साइड में होगा इसका ढाल। किधर होने वाला है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। किधर होने वाला है? उत्तर से दक्षिण दिशा की बात करें और होने वाला है राजस्थान मरुस्थल का ढाल। ठीक है, और इधर की साइड से बात करें तो ये रहने वाला है पूर्व से पश्चिम की ओर। किधर होने वाला है? पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल रहता है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल रहता है राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल का। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो अपन बात करते हैं किसके अनुसार? तो वो करते हैं राजस्थान के
राजस्थान के मरुस्थल का ढाल। तो राजस्थान की मरुस्थल का ढाल, और ढाल किधर से रहने वाला है, तो वो रहने वाला है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर रहने वाला है। इसके अलावा दूसरा रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल का ढाल है, अपन से बात करें भारत के अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत रहने वाला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और राजस्थान के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में की ओर होता है। ठीक है, ढाल। चलिए दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा मरुस्थल का ढाल अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के सापेक्ष में, तो राजस्थान के सापेक्ष में हो जाएगा पूरब से लेकर के पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, और भारत के सापेक्ष में पूर्व से तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर। आपको ढंग से देखना है क्वेश्चन के, क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, अब बात करें मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल के अध्ययन की अपन बात करते हैं, तो मरुस्थल का अध्ययन अपन मरुस्थल का किस प्रकार से करते हैं, तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से, इससे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय जिलों की संख्या। ठीक है, तो मरुस्थलीय जिलों के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। मरुस्थलीय जिले, हेडिंग डाल दीजिए मरुस्थलीय जिले। और मरुस्थलीय जिलों की संख्या टोटल है कितनी, 20। कल शायद हमने आपको 18 बोल दी थी, वो गलती से, लेकिन टोटल है 20। अपन बात करेंगे 20 किस प्रकार से रहने वाले हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं 12 जिले, जो पहले भी थे, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आते थे 12 जिले। अरावली के पश्चिम में टोटल 13 जिले हैं, लेकिन मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं 12 जिले। माउंट आबू सिरोही को शामिल नहीं किया जाता है। और 12 जिले कौन कौन से हैं, उनको एक एक करके चर्चा करते हैं। तो 12 जिलों में सबसे पहले नंबर पर जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर हो जाएगा, श्री गंगानगर। इसके अलावा बात करें हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ रहने वाला है मरुस्थलीय जिलों के अंतर्गत। हनुमानगढ़ के अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा अपन का चूरू, झुंझुनू, सीकर। चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें नागौर। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का बीकानेर। बीकानेर के बाद आप बात करें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। नेक्स्ट हो जाएगा जालौर। तो मरुस्थलियों की जिलों की संख्या जितनी थी 12, और 12 जिले आपको लिखा दिए हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर। ठीक है, ये थे अपन के पहले मरुस्थलीय जिले। लेकिन अभी क्या है, नए जिलों का निर्माण हुआ है, तो वो नए जिले कौन कौन से हैं, तो 12 जिले तो ये हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले भी 12 जिले थे 33 जिलों के अकॉर्डिंग, और अभी भी 12 जिले ये तो शामिल है ही हैं। इसके अलावा जो नए जिले हैं वो कौन कौन से जिले शामिल हुए हैं, जो 8 जिले शामिल हुए हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो मरुस्थलीय जिले टोटल 12 जिले तो पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिलों की, 8 जिले कौन कौन से हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगानगर के अंतर्गत से एक जिला बना था अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ रहने वाला है। अनूपगढ़ के बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो वो हो जाएगा डीडवाना, कुचामन। नागौर के अंतर्गत से एक जिला बना है डीडवाना कुचावन। ठीक है, डीडवाना कुचावन है, ये नागौर के अंतर्गत से जिला बना था। थर्ड नंबर की बात करें अपन, तो वो हो जाएगा, जैसे जैसे अपन बात करें जोधपुर, तो पहले जोधपुर ही शामिल था, लेकिन जोधपुर के अंतर्गत सब दो जिले बन गए हैं, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर। ठीक है, तो अपन बात करें, इसको मान लेते हैं जोधपुर शहर वाला। क्या मान लेते हैं इसको, जोधपुर शहर वाला मान लेते हैं इसको काउंटिंग में। तो अपन नेक्स्ट बात करें, जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा नया जिला। क्या हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तीसरा जिला आया, चौथा हो जाएगा अपन के, तो चौथा हमने पढ़ा था एक जिला, वो पढ़ा था बाड़मेर के अंतर्गत से अलग हुआ था बालोतरा। कौन सा हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा। बालोतरा के अपन अलग, इसके अलावा अपन एक और जिला पढ़ा था जो कि जालौर के अंतर्गत से अलग हुआ था, वो हो जाएगा सांचौर। क्या हो जाएगा, सांचौर।
ठीक है, तो ये हो गए अपन के 5 जिले। छठे जिले की बात करें तो अपन ने एक पढ़ा था सीकर, और सीकर के अंतर्गत से एक जिला शामिल हुआ था नीम का थाना। क्या हो जाएगा? नीम का थाना सीकर। सीकर शामिल था इसके अंतर्गत, पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत, तो नीम का थाना भी सीकर के अंतर्गत आता था, नीम का थाना भी हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगा अजमेर। नाम सुना होगा आपने अजमेर, लेकिन अजमेर इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन उसका कुछ भाग है जो कि थोड़ा बहुत आता था, पहले उसको शामिल नहीं करते थे लेकिन अभी करते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? अजमेर के अंतर्गत से एक नया जिला बना है, वो हो जाएगा ब्यावर। तो ब्यावर का पश्चिमी भाग है कुछ, तो वो क्या है? मरुस्थल के अंतर्गत शामिल होगा। इसके अलावा नीम का थाना का पूरा नहीं होगा, कुछ भाग है वो भी मरुस्थल के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, इसलिए इसको इसमें शामिल रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गए 7 जिले। अब बात करते हैं 8वां जिले के बारे में, तो वो कौन सा रहने वाला है? जोधपुर के अंतर्गत से एक जिला और बना था जिसका नाम है फलौदी। क्या बना था? फलौदी। ठीक है, तो ये भी पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से ये नवीन 8 जिले बने थे। 12 जिले तो ये थे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर शहर, बाड़मेर, पाली और जालौर। ये तो पहले के 12 जिले थे। ठीक है, नवीन जिले बने थे अनूपगढ़, डीडवाना, कुचामन नागौर से, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर से, बालोतरा बाड़मेर से, और सांचौर जालौर से, और फलौदी हो जाएगा अपन का किधर से? तो फलौदी रहने वाला अपन का जोधपुर से। लेकिन अपन बात करें नीम का थाना सीकर के अंदर से बना है, लेकिन नीम का थाना का कुछ भाग है जिसमें मरुस्थल आता है, और ब्यावर है, और तो ब्यावर का भी कुछ भाग है जिसके अंतर्गत मरुस्थल आता है। तो ब्यावर के पश्चिमी दिशा का जो क्षेत्र है वो आएगा मरुस्थल में, और नीम के थाने का भी पश्चिमी दिशा वाला जो क्षेत्र है वो आएगा अपन के मरुस्थल के अंतर्गत। ठीक है, पश्चिम दक्षिण दिशा वाला। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन के जो टोटल है, तो मरुस्थलीय जिलों की टोटल संख्या कितनी रहने वाली है? तो वो हो जाएगी 20। तो मरुस्थलीय जिलों की संख्या टोटल कितने रहने वाली है? तो वो हो जाएगी 20। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये चीजें ही पढ़ी थी। क्षेत्रफल की बात की है, राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल का विस्तार कितना है। ढाल की बात करिए तो भारत के अनुसार भी देखिए और राजस्थान के अनुसार भी देखिए, और मरुस्थलीय जिलों की संख्या देख लिया। ठीक है, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं, तो वो करते हैं अध्ययन के आधार पर मरुस्थल को कितने पार्टों में अपन पढ़ने वाले हैं मरुस्थल को, तो वो किस आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मरुस्थल, मरुस्थल का अध्ययन, मरुस्थल का अध्ययन है वो किस प्रकार से करने वाले हैं, तो वो देखते हैं अपन। मरुस्थल का अध्ययन हम करते हैं तो वो करते हैं दो भागों में विभाजित करके, मरुस्थल को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, फिर उसका अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन किस प्रकार से करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से, मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। दृष्टि से दो भागों में मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं, ताकि उसकी क्या है? सेम विशेषता वाले क्षेत्रों को अलग और सेम विशेषता वाले क्षेत्रों को अलग। ठीक है, तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, और उसके आधार पर क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वो किस प्रकार से विभाजित करने वाले हैं, तो वो भी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करते हैं। तो दो पार्टों में किस प्रकार से अपन अध्ययन करने वाले हैं उसका, मरुस्थल का, तो वो बात करते हैं सबसे पहले। तो अपन मरुस्थल है राजस्थान का, जो ये राजस्थान की अरावली है, अरावली के जो पश्चिम में जो मरुस्थल है, इसको दो पार्टों में डिवाइड करते हैं अपन। कितने पार्टों में? दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक तो ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे अपन शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे? शुष्क जलवायु है यहाँ की, और यहाँ की जलवायु के आधार पर दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक तो शुष्क और ये हो जाएगी अर्धशुष्क। क्या हो जाएगी? अर्धशुष्क। ठीक है, तो ये अर्धशुष्क रहने वाली है, ये शुष्क हो जाएगी, और ये वाला क्षेत्र हो जाएगा अर्धशुष्क, और ये अरावली है। क्या हो जाएगी? अरावली। अरावली के पश्चिम में जो जिले हैं, तो पहला हो जाएगा शुष्क वाला एरिया, और दूसरा हो जाएगा अर्धशुष्क वाला एरिया। और टोटल जो एरिया है जिसका क्षेत्रफल कितना पड़ा था हमने? 1,75,000, और जिले कितने पड़े थे? तो 20 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अपन इसको बांटेंगे, तो जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर बांटने वाले हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बांटेंगे वो भी देख लेते हैं। तो अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं किसके। एक हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, और दूसरी चर्चा करेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल।
ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अपन ने शुष्क इस दर क्या है, शुष्क मरुस्थल है जो पश्चिम के राजस्थान के पश्चिम दिशा वाला एरिया है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या वर्षा तो कम होती है, इसकी जलवायु गर्म होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शुष्क एरिया है, नमी नहीं पाई जाती इसके अंतर्गत। लेकिन अब थोड़ा सा और इधर की साइड में आएंगे, अरावली की साइड में, तो इधर क्या है, थोड़ा सा नमी पाई जाती है, अर्ध शुष्क होता है, उसकी तुलना में कम इधर क्या है, गर्मी होती है, कब इधर क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो अपन ने किस प्रकार से इसका डिवाइडेशन करने वाले हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत बात करें अपन वर्षा की मात्रा की, इसकी वर्षा की मात्रा की बात करें तो वर्षा की मात्रा है शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, तो वो कितनी रहने वाली है, तो 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर। अपन वर्षा को नापते हैं सेंटीमीटर में नापते हैं, तो वर्षा रहती है शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत तो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रहती है। अपन बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत जो वर्षा होती है वो होती है 25 से लेकर के और 50 सेंटीमीटर तक। कितनी रहने वाली है, 2500 लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा रहती है अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत, और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत रहती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। हमने एक चीज देखी थी, अपने क्षेत्रफल देखा था राजस्थान का, तो राजस्थान का क्षेत्रफल था टोटल 1,75,000, कितना था, 1,75,000 था। लेकिन अपन वो टोटल पूरे मरुस्थल का था, कितना था, राजस्थान के पूरे मरुस्थल का कितना था, 1,75,000 था। लेकिन अपन बात करें शुष्क मरुस्थल का क्षेत्रफल की, तो शुष्क मरुस्थल के क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना रहने वाला है, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 में से 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में तो शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है। लेकिन अपन बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल की, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में बचा कुचा कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, तो 75,000 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, अर्ध शुष्क मरुस्थल फैला हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी कि वर्षा की मात्रा की बात करें तो 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल की बात करें तो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा, शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल की बात करें तो 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर और 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को अपन कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, शुष्क मरुस्थल को, तो शुष्क मरुस्थल को अपन कहते हैं राठी प्रदेश। क्या कहते हैं, राठी प्रदेश। राठ क्षेत्र कहलाता था, इसलिए इसको बोलते हैं राठी प्रदेश शुष्क मरुस्थल को। और अपन बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल की, तो यहाँ इसको बोलते हैं बांगड़ प्रदेश। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपन कहते हैं बांगड़ प्रदेश। क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन कि मरुस्थल को दो पार्टों में बांटना और विभाजन करने का कार्य है वो कौन करती है, तो नोट लगाकर ये चीज़ें आप लिख ही लीजिए अपने नोट्स के अंतर्गत। तो वो लिखिए, मरुस्थल को दो भागों में बांटने या विभाजित करने, तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने या विभाजित करने का जो आधार है वो क्या रहने वाला है, तो मरुस्थल को दो भागों में बांटने और विभाजित करने का आधार है, तो वह क्या होने वाला है, तो इसका आधार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हो जाएगी। अपन ने बात करी थी शुष्क मरुस्थल की, तो शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा की बात करें तो 0 से लेकर 25, जैसे ही 25 से लेके आगे की साइड में बढ़ते हैं तो 25 से 50 होता है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो अपन के जो मरुस्थल की जो क्या है बांटने या विभाजित करने का जो आधार है वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। यह क्या है, मरुस्थल को दो भागों में बांटने का आधार हो जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अपन मैप के अंतर्गत इस चीज़ों को देखते हैं, तो वो देखेंगे, जैसे ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान के मैप के अंतर्गत अपन बात करें तो ये हो जाएगी अपन के क्या, तो ये रहने वाली है अरावली। क्या हो जाएगी, अरावली। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपन की अरावली। और अरावली के इधर की साइड में अपन देखें तो ये टोटल क्या होने वाला है, पूरा मरुस्थल। तो ये अपन के पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एरिया, ये क्या रहने वाला है, ये मरुस्थल रहने वाला है। ठीक है, लेकिन अपन बात करें इधर की एरिया की, तो अपन ये है शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसके अंतर्गत अपन जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला जो एरिया है, क्या रहने वाला है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला एरिया है। तो इसके अंतर्गत 25 सेंटीमीटर जो समरेखा हम पढ़ रहे थे वो किस प्रकार से रहने वाली है, तो वो रहने वाली है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाली रेखा हो जाएगी। ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर समवर्षा
रेखा। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाली रेखा है, यह है दो पार्टों में डिवाइडेशन करने का कार्य कर रही है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में। वो कैसे कर रही है? तो इसको बोलेंगे अपन शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे? शुष्क मरुस्थल। और इसे बोलेंगे अर्धशुष्क। ठीक है, तो अपन की बात करें, जैसे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल, इसलिए बोलेंगे 0 सेंटीमीटर से लेकर के और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, अपन बात करें अर्धशुष्क मरुस्थल की, तो अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत होती है 25 से लेकर के और 50 सेंटीमीटर। कितनी होने वाली है? 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है अर्धशुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। और अरावली के अंतर्गत होती है तो वो होती है 50 से लेकर के प्लस में अधिक। ठीक है, अपन बात करें 25 नहीं होगा, ये हो जाएगा 50 से लेकर। ठीक है, बोला तो सही था। तो ये हो जाएगा 50 से लेकर के प्लस में ही इधर वर्षा होती है। ठीक है, तो अपन बात करें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, उधर की पश्चिम दिशा की बात करें तो शुष्क मरुस्थल है, और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसकी अपन बात करें अरावली साइड में, तो पश्चिम समवर्षा रेखा से लेकर और अरावली के बीच में जो एरिया है उधर 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा होती है, उसे शुष्क अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। और ये हो जाएगा अरावली। और अरावली के इधर की बात करें तो ये हो जाएगा पूर्वी मैदान, और ये हो जाएगा हड़ौती। क्या हो जाएगा? हाड़ौती का पठार। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब चर्चा करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो अपन का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपन का शुष्क मरुस्थल। अब एक एक मरुस्थल को अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे शुष्क मरुस्थल। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ा रहा जा रहा है जो एग्जाम में आएगा। बल्कि राजस्थान की जीके तो इतनी है, अपन की ज़िंदगी निकल जाएगी पढ़ने में और पढ़ाने में, लेकिन कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन हमको पढ़ना है एग्जाम ओरिएंटेड। मेरे को नोट्स भरवाने का कार्य नहीं करना है, मेरे को पढ़ाना है बस एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ठीक है, तो उस हिसाब से ही हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो पहला पढ़ने वाले हैं शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत हमने विशेषता देखी थी, तो वह क्या देखी थी? तो वो देखी थी सबसे पहले अपन ने, तो एक तो देखी थी यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर क्या होती है, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर समवर्षा। रेखा के मध्य का क्षेत्र क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा हमने अभी बताई थी। तो 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर समवर्षा वाला एरिया है, उसके मध्य का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं शुष्क मरुस्थल। क्या कहते हैं? शुष्क मरुस्थल कहते हैं। अपन नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, तो नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा क्या? तो वो हो जाएगा शुष्क मरुस्थल को पुनः अपन अध्ययन के आधार पर दो पार्टों में और डिवाइड करेंगे। शुष्क मरुस्थल को अपन पढ़ते हैं ना, तो दो पार्टों में और डिवाइडेशन करते हैं, तो उसके आधार पर अपन शुष्क मरुस्थल को भी पढ़ेंगे। तो शुष्क मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल को पुनः पुनः अध्ययन के आधार पर तो शुष्क मरुस्थल को पुनः अध्ययन के आधार पर दो भागों में, तो शुष्क मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर पुनः कितने दो भागों में बांटा गया है। तो शुष्क मरुस्थल को पुनः अध्ययन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से, जो कि क्या है, 0 से लेकर के 25 समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है कौन सा? शुष्क मरुस्थल। और उसको दो भागों में बांटने का कार्य किया गया है। किस वजह से किया है, बांटा गया हमने इसको? तो अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला है। तो ये हो जाएगा अपन का शुष्क मरुस्थल। तो ठीक है, अब ये हो जाएगा शुष्क मरुस्थल। क्या हो जाएगा? शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को अपन दो पार्टों में किस प्रकार से डिवाइडेशन करने का कार्य करते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, कभी जीके के अंदर का पढ़ा होगा, राजस्थान के अंदर का बालू का स्तूप। बालू का स्तूप नाम क्या सुना होगा? बालू का स्तूप होता है। तो बाल का स्तूप किससे कहते हैं और वो क्या क्या होने वाला है, उन चीज़ों को अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी पहले इनको दो पार्टों में डिवाइडेशन कर देते हैं, उसके जस्ट बाद में ही आपको अभी आज की क्लास में बाल का स्तूप उस चीज़ के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपन इसको बाल का स्तूपों के आधार पर दो पार्टों में डिवाइडेशन करने वाले हैं। किसके आधार पर? बाल का स्तूपों के आधार पर। तो एक तो हो जाएगा बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश।
बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त का मतलब होता है रहित, मतलब जिस क्षेत्र में जो चीज़ नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं मुक्त। ठीक है, तो बाल का स्तूप नहीं पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अपन का कि बाल का स्तूप रहित प्रदेश मतलब मुक्त प्रदेश, मतलब इसमें बाल का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। इसको अपन अन्य नाम क्या लिख सकते हैं, बाल का स्तूप रहित प्रदेश। क्या हो जाएगा, बाल का स्तूप रहित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। क्या हो जाएगा, बाल का बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, पहली बात होती है बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश जिसके अंतर्गत बाल का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, रहित प्रदेश होता है। दूसरा हो जाएगा बाल का स्तूप युक्त प्रदेश जिसके अंतर्गत बाल का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन के जो शुष्क मरुस्थल है टोटल, उस शुष्क मरुस्थल का लगभग 41.5% है जिसके अंतर्गत बाल का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भाग कितना हो जाएगा, 41.5% भाग है जिसके अंतर्गत बाल का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अपन बात करें बाल का स्तूप युक्त प्रदेश की, किसकी बात करें, बाल का स्तूप युक्त प्रदेश की, तो इसके अंतर्गत 58.5% भाग है जिसके अंतर्गत बाल का स्तूप पाए जाते हैं। और लगभग बात करें तो लगभग हो जाएगा यह है 60%। तो लगभग 60% एरिया में क्या है, बाल का स्तूप पाए जाते हैं, मतलब बाल का स्तूप युक्त प्रदेश है 58.5% और बाल का स्तूप रहित या मुक्त प्रदेश है 41.5%। मतलब ज़्यादातर एरिया में बाल का स्तूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बाल का स्तूप पाए जाते हैं ज़्यादातर एरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन बात करें बाल का स्तूप युक्त प्रदेश की, तो बाल का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसके अंतर्गत अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि जो बाल का स्तूप होते क्या है। पहली बात तो जैसे एक रेत होता है, क्या होती है, मरुस्थल के अंतर्गत पाई जाती है रेत। क्या पाई जाती है, रेत पाई जाती है। और जब रेत का क्या है, पवन एवं हवाओं के द्वारा एक जगह से स्थान से रेत उड़ करके और दूसरी जगह उसका जमाव हो जाता है, इसे बोलते हैं बाल का स्तूपों का निर्माण। तो बाल का स्तूपों का निर्माण किससे होता है कि पवन एवं हवाओं के द्वारा एक जगह से मिट्टी क्या उड़ करके दूसरी जगह पर जमा हो जाना क्या कहलाता है, बाल का स्तूप कहलाता है। ठीक है, तो बाल का स्तूप अपन चर्चा करते हैं तो वो बोलेंगे अपन, परिभाषा क्या हो जाएगी बाल का स्तूप की, तो वो हो जाएगी पवन ओब्लिक हवा, पवन ओब्लिक हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव, पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव से बाल का स्तूप बनते हैं। पवन एवं हवा के द्वारा मिट्टी का जमाव होता है और उस जमाव से क्या बनते हैं, बाल का स्तूप बनते हैं। और ये एरिया कितना है, 58.5%, लगभग 60% रहने वाला है। लेकिन अब बात करें बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश एरिया, तो इसके अंतर्गत क्या होती हैं, हमादा, क्या होती हैं, हमादा एरिया होता है, वो होता है रेतीला एरिया। ये हो जाएगा हमादा एरिया। तो हमादा किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अपन हमादा। तो हमादा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चट्टानी, चट्टानी या पथरीला, चट्टानी या पथरीला मरुस्थल। जो बाल का स्तूप है, बाल का स्तूपों का निर्माण होता है रेत के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रेत के द्वारा। लेकिन अपन ने इधर देख रहे हैं बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत कैसी मृदा पाई जाती है, तो चट्टानी और पथरीली मरुस्थल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, चट्टानी और पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। इसलिए इधर के अंतर्गत क्या है, बाल का स्तूपों का क्या निर्माण नहीं होता है। ठीक है, बाल का स्तूप पर निर्माण नहीं होता है। ये कौन कौन से जिले में पाई जाती है, तो ये पाया जाता है जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें जोधपुर की, क्या हो जाएगा, जैसलमेर, जोधपुर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाएगा बाड़मेर। तो इस बारे एरिया में पाया जाता है कौन सा भाग, तो बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश एरिया कौन सा है ज़्यादातर, तो जो वो हो जाएगा हमादा या चट्टानी पथरीली मरुस्थल वाला एरिया है। यह क्या है, बाल का स्तूप रहित प्रदेश है। यह किस किस जिले में पाया जाता है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के साथ में हो जाएगा बालोतरा क्योंकि नया जिला है, पहले बाड़मेर के अंतर्गत शामिल था। अपन बात करें जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के अंतर्गत एक हो जाएगा फलौदी, फलौदी के अलावा हो जाएगा जोधपुर शहर और ग्रामीण। तो जोधपुर का शहर और ग्रामीण और फलौदी वाला एरिया भी शामिल हो जाएगा। अपन से पूछते हैं हमादा या चट्टाना या पथरीली जो मरुस्थल है यह कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी और बालोतरा बाड़मेर
किधर, बालोतरा में और बाड़मेर में। यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो हमारा चट्टानी पथरीला भाग पाया जाता है, मरुस्थल रहित प्रदेश। ठीक है, बाल का स्तूप प्रदेश 58.5%, और पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का जमा होता है उसे बाल का स्तूप बनते हैं। तो ये बनते हैं 58.5% जो मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, उसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, तो बात करते हैं बाल का स्तूप के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट, बाल का स्तूप, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंड डव्स। ठीक है, तो बाल का स्तूप अपन इसको बोलते हैं। तो बाल का स्तूप कहते किसे हैं, तो वो हमने अभी देखा था एक बार, और इसकी परिभाषा लिख लेते हैं ढंग से। तो मरुस्थल में हवा या पवन के द्वारा धूल कण, मरुस्थल में हवा या पवन के द्वारा धूल कण या मिट्टी, मरुस्थल में हवा या पवन के द्वारा धूल के कण या मिट्टी का जमाव करने के पश्चात एक स्थान से, जैसे यहाँ पर धूल के कण ही मिट्टी ये ठीक है, तो यहाँ से ये वो धूल के कण उड़ उड़ करके और इनका जमाव यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है, तो इसको बोलेंगे बाल का स्तूपों का निर्माण। ठीक है, तो जमाव करने के पश्चात निर्मित स्थल आकृति, पहली बात है मरुस्थल में हवा एवं पवन के द्वारा धूल के कण या मिट्टी का जमाव करने के पश्चात निर्मित स्थल आकृति को बाल का स्तूप कहते हैं। तो निर्मित स्थल आकृति को बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बाल का स्तूपों के बारे में हमने परिभाषा देख ली है कि बाल का स्तूप किसे कहते हैं, कि पवन एवं हवाओं के द्वारा मिट्टी का कटाव या फिर होता है मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरे स्थान पर उसका मिट्टी का जमाव होता है, उसे कहते हैं बाल का स्तूप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बाल का स्तूपों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे बरखान होता है, इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं नेटवर्क बाल का स्तूप हो जाएगा, अनुप्रस्थ बाल का स्तूप हो जाएगा, परवोला बाल का स्तूप हो जाएगा। इसके अलावा हम बहुत सारे दोहरे धरियन किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर अपन बाइंड अप करते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के बारे में थ्योरी आपको पढ़नी है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरी पढ़नी है, उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।